नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आगे जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज जो है हम इतिहास का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर जो है करने वाले हैं, वन शॉट करने वाले हैं, जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो इसको जो हम करेंगे वन शॉट करेंगे। जल्दी से आ जाओ, बिना किसी देरी के जो है इस क्लास को फटाफट से आगे जो है ज्वाइन कर लीजिए। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई। अरे बेटा बिल्कुल, तबीयत थोड़ी खराब थी, बिजी थे कुछ दिन से हम, सो आई एम रियली सॉरी। अब जो है अब से रेगुलर क्लास लगेगी, हर हफ्ते में एक ही लगती है क्लास वैसे मेरी। अब जो है आपके रेगुलर जो है लेक्चर्स आया करेंगे। अगली कक्षा की हम बात करें तो अगली क्लास में हम जो है भूगोल पढ़ लेंगे। भूगोल का कोई बढ़िया सा चैप्टर ले आएंगे, जलवायु करके है कोई चैप्टर, उसको हम पढ़ लेंगे। और भी कई सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनको जो है उन सारे जो है वन शॉट उनके कंप्लीट करने हैं हमें। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चले तो फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल जो है इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है भाई नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये जो चैप्टर है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब ये चैप्टर देख रहे हो ना आप, तो इसको जो है कहानी की तरह देखना, कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि चैप्टर है ही कुछ ऐसा। एक हम यहां पर हिटलर की कहानी सुनेंगे, हम जर्मनी की कहानी सुनेंगे, हम द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी सुनेंगे, हम प्रथम विश्व युद्ध की कहानी सुनेंगे, हम ऐसे ही करके जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर बात करेंगे हम किसकी भाई, यहां पर हम बात किसकी करने वाले हैं? हम यहां पर बात करने वाले हैं हिटलर की, और हिटलर की कहानी की। क्यों जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्यों जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो नहीं पता करेंगे हम, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, जर्मनी का क्या रोल है, जर्मनी की क्या भूमिका है इसमें, ये बात करने वाले हैं। और हिटलर की जो विचारधारा थी, जिसको हम क्या बोलते थे, इसको हम नाजीवाद बोलते थे, इसको हम नाजिज्म बोलते थे, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे इस वन शॉट वाले लेक्चर में। आपको शुरू से लेके एंड तक जो है इस लेक्चर को देखना है, समझना है, क्योंकि बहुत ही प्यारा होने वाला है चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दीजिए फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे जो है मेरे को थम्स अप दे दीजिए जल्दी से फटाफट से दे दो, जल्दी से। मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूं आपके, फटाफट से बताओ जल्दी से। जल्दी से आओ, फटाफट से, जल्दी से करो। क्लियर है ना? क्लियर है ना? पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जब जैसे आप पढ़ोगे ना अपना चैप्टर की जैसे शुरुआत करोगे, आप अपनी किताब खोलोगे, तो यहां पर एक हेलमत नाम का बच्चा, हेलमत नाम का एक बच्चा है, इसकी जो है कहानी बताई गई है। तो हेलमत नाम का जो बच्चा है वो काफी डरा हुआ है, काफी सहमा हुआ है, और यहां पर वो अपने माता पिता से जो है, माता पिता को जो है यहां पर बात करते हुए सुन लेता है। इसके जो पिताजी होते हैं वो नाजी की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होते हैं, और ये हिटलर के लिए काम करते हैं। उसके पापा एक डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं एक, और वो जो है नाजी के लिए काम करते हैं, नाजीवाद के लिए काम करते हैं, हिटलर के लिए काम करते हैं। और वो जो है अपने मम्मी पापा को जो है बात करते हुए सुन लेता है। क्या बात करते हुए सुन लेता है वो? तो वो उसके जो पापा होते हैं, उसके जो पिताजी होते हैं, उससे बोल रहे होते हैं उनकी माता जी से कि अब जो है हमें, जो मित्र राष्ट्र वाले लोग हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो दुश्मन देश है, यानी कि जिनसे वो हार गए हैं, वो जो है अब हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो हमने उनके साथ किया है वही सेम जो है हमारे साथ होने वाला है। और ये सारी जो बातचीत होती है, ये उनका जो लड़का होता है हेलमत नाम का, वो सुन रहा होता है, और वो इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है, वो कुछ सालों तक जो है ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। अब बेसिकली जो कहानी बताई गई है वो क्यों बताई गई है? तो ये बताया गया है उस टाइम कैसी स्थिति थी, जर्मनी में किस तरीके की स्थिति थी उस टाइम पर बताया गया। और ये जो स्थिति थी ये पैदा क्यों हुई थी? सिर्फ हिटलर की वजह से। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था? सिर्फ और सिर्फ हिटलर की वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इसी के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं, और कहानी की तरह पढ़ेंगे। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा। अब इसकी कहानी कहीं ना कहीं से जुड़ी होगी। मैंने बताया ना, हर चीज का एक इतिहास होता है, तो इसकी भी कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। जैसे आप फिल्में देखते हो तो फिल्मों में होता है ना, कहानी पीछे जाती है। जो अगर सिचुएशन करंट में चल रही है उसको समझने के लिए कहानी पीछे जाती है, पीछे क्या हुआ होगा। तो हम जो है बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के जो तार हैं वो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध से, है ना। तो हम यहां पे प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे। जब जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, उसके बाद क्या क्या हुआ जर्मनी के साथ, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वही कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का, कहीं ना कहीं वही कारण बनता है हिटलर की जो ताकत होती है उसमें बढ़ोतरी का। हिटलर की ताकत क्यों बढ़ती है? कि कहीं ना कहीं यहां पर जर्मनी
के साथ जो हुआ होता है प्रथम विश्व युद्ध में, वो जो है कहीं ना कहीं हिटलर को ताकत दे देता है। हिटलर से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। क्या हुआ वो सब जो है हम इसमें जानने वाले हैं। कहानी की तरह पढ़ना है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और कहानी की तरह नहीं पढ़ोगे, चीजों को जोड़ते हुए नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर बात कर लेते हैं वीमा गणराज्य की स्थापना। अच्छा, अब हुआ क्या, ये वीमा गणराज्य क्या है, हुआ क्या, इसकी कहानी सुनो। अब होता क्या है भाई, 1914 से 1918 के बीच में क्या चला भाई, प्रथम विश्व युद्ध चला। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो दो शक्तियों के बीच में हुआ था, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। इसमें होता क्या भाई, केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी होता है, ऑटोमन साम्राज्य, जिसे हम टर्की बोलते हैं आज के टाइम पर, पहले ऑटोमन साम्राज्य था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होता है। ये जो है किससे लड़ाई लड़ते हैं, तो ये जो है मित्र राष्ट्र इनकी लड़ाई होती है। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस भी आ जाता है और यहां पर अमेरिका भी 1917 में कूद जाता है। और एंड में क्या होता है, एंड में जीत जो होती है वो होती है मित्र राष्ट्र की, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका जीत जाते हैं। और यहां पर जर्मनी जो होता है वो हार जाता है, क्योंकि जर्मनी जो होता है वो मुख्य देश होता है, मुख्य यहां पर मेन जो है एक देश होता है केंद्रीय शक्तियों में। तो जब कोई भी देश जो होता है युद्ध हार जाता है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल है, अगर कोई भी देश युद्ध हार जाता है तो उसको जो हर जाना भी हरना पड़ता है। उस पर कई सारी जो संधियां हैं, कई सारी जो ट्रीटीज हैं वो थोप दी जाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसी की वजह से युद्ध हुआ है और उसकी भरपाई भी वही करेगा। तो होता यह है कि प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व 1918 में खत्म हो जाता है और इसी के साथ जर्मनी की हार होती है बुरी तरीके से। और उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद यहां पर जर्मनी के पास, जो जर्मनी की हम बात करें तो उस पर जो है बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, मुसीबतों को पहाड़ आ जाता है। जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो उस पर तरह तरह की संधि लगा देते हैं और सबसे पहले यहां पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की जो यहां पर स्थापना करते हैं कि जर्मनी में पहले हम जो है एक लोकतांत्रिक सरकार लाएंगे। ये सब कर कौन रहा है, तो ये सब कर रहे हैं भाई मित्र राष्ट्र वाले, क्योंकि जर्मनी हार गया भाई। अब जैसा मित्र राष्ट्र वाले बोलेंगे वैसे जर्मनी को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जर्मनी में एक लोकतांत्रिक सरकार की जो है व्यवस्था की जाती है। उसको ही क्या बोला गया, उसको ही बोला गया वेमा गणराज्य। अच्छा, वेमा क्या है, वेमा एक जगह का नाम है, वेमा जो है एक जगह का नाम है, जर्मनी में जगह का नाम है वेमा। तो यहां पर एक सरकार बनाई जाती है, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है, चुनाव वगैरह होते हैं और यहां पर उसको बोला जाता है वेमा गणराज्य, है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। तो जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ जो और मित्र राष्ट्र जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ जो है प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है, इस पे कुछ अलग नहीं लिखा। और लाइक करते रहना पसंद आए तो। जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके लाभ कमाया, हालांकि मित्र राष्ट्रों ने 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों को जो हराकर जीत हासिल कर ली। दूसरा क्लियर हो गया पॉइंट, 1918 में जर्मनी को हरा दिया। स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि जर्मनी जीत जाएगा, उसने फ्रांस को भी धूल चटाई, बेल्जियम को भी, रूस को भी। लेकिन बात दिक्कत क्या आती है 1917 में जैसे ही अमेरिका कूद जाता है इसमें, वैसे ही जो है यहां पर जर्मनी हार जाता है और यहां पर फाइनली 1918 में हार हो जाती है। जब जर्मनी की हार हो जाती है तो वेमा में एक नेशनल असेंबली की बैठक होती है। ये नेशनल असेंबली क्या है भाई, तो एक तरह की संसद है। और ये कौन सी जगह पे बैठी थी, वेमा, तो उसको क्या बोल दिया गया, वेमा गणराज्य। यहां पर एक बैठक होती है इनकी और यहां पर एक संसदीय ढांचे का जो निर्माण किया जाता है। संसदीय ढांचा मतलब संसद में क्या होता है भाई, जो लोग चुनकर आते हैं, जनता चुनती है, मतलब एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो यहां पर स्थापना की जाती है। ठीक है, जून 1919 में जो है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जो है जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्र ने जो है कई अपमानजनक शर्तें थोपी। अब यहां पर होता क्या है, अब देखो पहली चीज क्या हुई, पहली चीज वेमा गणराज्य बन गया। जर्मनी जो है एक लोकतांत्रिक देश बन गया, मतलब बना दिया गया, बन नहीं गया, बना दिया गया। किसके दबाव में आके, तो मित्र राष्ट्रों के दबाव में आके। अब जब यहां पर नेशनल असेंबली बन जाती है, अब यहां पर क्या हो भाई, अब जब युद्ध हुआ है इसमें नुकसान तो होता है भाई। युद्ध लाठी डंडों से तो होता नहीं है ना भाई, युद्ध किससे होता है, युद्ध होता है भाई तोपों से, गोलों से, बंदूकों से, खर्चा भी होता है। अब यहां पर जो है क्या होता है, एक संधि होती है, इसका नाम दिया गया वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब जो ये ट्रीटी होती है, संधि जो होती है, ये संधि होती क्या है, संधि होती है एक तरह का एग्रीमेंट जो हो जाता है ना। जैसे अंग्रेज जो थे हमारे देश में आते थे, वो जब किसी राजा को हराते थे तो वो उसे मारते नहीं थे, संधि साइन करवा लेते थे, ट्रीटी साइन करवा लेते थे, दीमक की तरह खाते थे कि ट्रीटी साइन करो कि तुम्हें जो है 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे और उस पर लिख के दे दो। अरे तुम भी तो बोलते हो भाई, जैसे तुम्हें गारंटी चाहिए होती है किसी चीज की, तो तुम कहते हो कि लिख के दो हमें पहले, तभी हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो यहां पर ऐसी संधि हो जाती है, एक तरह की ट्रीटी साइन हो जाती है, समझौता हो जाता है किसके बीच में, जर्मनी और बाकी के जो मित्र राष्ट्र होते हैं, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, रूस, इनके बीच में समझौता हो जाता है।
अब यहां पर जब वर्साई की संधि जो होती है, इसमें जो है इन पे कई सारी जो अपमानजनक शर्तें होती हैं वो थोप दी जाती हैं। मतलब कई सारी जो इन पे शर्तें होती हैं, कई सारी जो इन पे प्रतिबंध होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, कई तरह के इन पे जुर्माने लगा दिए जाते हैं। उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला क्या किया भाई, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत जो है 6 अरब पाउंड का जो है जुर्माना लगा। 6 अरब पाउंड का जो है यहां पर जुर्माना लगाया गया। बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है कि तुमने जो है मतलब यहां पर युद्ध अपराध इन्हें पूरा कि पूरे की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है, तुम्हारी वजह से ही युद्ध हुआ है, तुम्हारी वजह से ही जितना नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तो इस वजह से तुम्हें 6 अरब पाउंड जो है जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है भाई, युद्ध में हुए क्षति के लिए जो है सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। मतलब इतने सारे देश थे, तुर्की था भाई, जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, उधर जो है ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रूस था, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी किसे ठहराई, सिर्फ और सिर्फ किसे रेस्पॉन्सिबल माना, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही रेस्पॉन्सिबल माना कि भैया तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है तो भैया 6 अरब पाउंड तो देने पड़ेंगे तुम्हें। और क्या हुआ, जर्मनी को जो है सैन्य विहीन कर दिया गया। सैन्य विहीन मतलब डीमटेरियलाइज कर दिया गया, मतलब कोई भी जो है मिलिट्री अब नहीं रखे, कोई भी जो है मिलिट्री ताकत जो है जर्मनी नहीं रख सकता। और जब मिलिट्री ही नहीं रहेगी तो फिर यहां पर क्या होगा, तो यहां पर कैसे लड़ेगा, दोबारा लड़ ही नहीं पाएगा जर्मनी, है ना। सारे उपनिवेश 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार का जो है मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लिया। अब सोच के देखो, आप किसी ऐसे देश में रह रहे हो, आप मान के चलो जर्मन हो, है ना, और आप पे इतनी जो कड़ी संधि थोपी गई है, तो आपको कैसा लगेगा, गंदा लगेगा ना। आपके देश के साथ ऐसा कोई करेगा कि भैया एक तो आप हार गए, ऊपर से हारने के बाद क्या हुआ, ऊपर से एक तो हारे आप, ऊपर से दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो है इतनी कड़ी संधि थोप दी, 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगा दिया, पूरा का पूरा 100% यहां पर जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया, सैन्य विहीन कर दिया भाई, बिल्कुल सेना छीन ली उनसे, सेना छीन ली, बिल्कुल सेना रख ही नहीं सकते। और तो और यहां पर 10% आबादी, 13% भूभाग कब्जा लिया इनका, 75% जो लोह भंडार थे इनके, मतलब पूरे के पूरे इतने भी खनिज भंडार थे वो सारे अपने कब्जे में ले लिए, अपने आपस में बांट लिया, और 26% कोयला भंडार जो था वो भी कब्जा लिया। एक इनका बहुत ही जरूरी एक आप बोल सकते हो रेहाइनलैंड नाम करके एक जो है जगह थी, ये बहुत ही ज्यादा खनिजों से भरी हुई थी, रेहाइनलैंड करके जगह का नाम था, उस पर भी जो है इन्होंने कब्जा लिया, उसको भी नहीं छोड़ा, फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये सारी जो चीजें वो हुई। वर्साई की संधि द्वारा जो है जर्मनी में वीमा गणराज्य की स्थापना हुई थी। अब सुनो यहां पर जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग थे वो बड़े ही खिसाए हुए थे, बड़े ही मतलब बहुत ज्यादा दुखी थे और बहुत ज्यादा गुस्सा आए हुए थे। किस पे, तो वो वीमा गणराज्य। मतलब सोच के देखो, यहां की जो जनता थी वो लोकतांत्रिक सरकार का विरोध कर रही थी, और उस विरोध के पीछे का कारण क्या था, तो उस विरोध के पीछे का कारण था वर्साई की संधि। और जो वर्साई की संधि जो थी ये किसने साइन की थी, तो वो वीमा गणराज्य ने ही तो साइन की थी। तो यहां पर जो लोग थे, ऐसा पहली बार हो रहा था कि जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हो गए हैं, उन्हें लोकतंत्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये जो वीमा गणराज्य था इसी ने जो है वर्साई की संधि साइन की थी। तो सारे जो लोग हैं वो इसी को ब्लेम कर रहे थे कि भैया तुम्हारी वजह से हुआ है, ये जो लोकतांत्रिक सरकार बनाई है वीमा गणराज्य करके, इसी की वजह से जो है यहां पर जर्मनी की हालत हुई है। तो लोग जो है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। एक तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी थी, गरीबी थी, लोग बेरोजगार घूम रहे थे, ऊपर से ये सब हो गया। तो यहां पर लोग जो थे बड़े ही नाराज थे, किससे भाई, जो उनकी सरकार थी वीमा गणराज्य। क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बोलो, फटाफट से, समझ में आ गया, क्लियर है, पक्की बात है, हाँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वीमा गणराज्य के सामने आई समस्याएं। अब यहां पर जो वीमा गणराज्य था, ये जो सरकार बनी थी, इसके सामने क्या क्या समस्याएं आई, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला भाई वीमा संधि, ये तो हमने पढ़ी लिया ऑलरेडी, है ना। वीमा संधि ये हुई थी, तो वर्साई में जो है शांति। तो देखो वीमा क्या है, वीमा क्या है, वीमा एक जगह का नाम है, समझ में आ गया। हाँ, तो यहां पर वर्साई में शांति संधि की वजह से जो जर्मनी को अपने सारे, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना। तो यहां पर जो वीमा संधि होती है, वीमा गणराज्य में जो सरकार का गठन किया जाता है, और वर्साई नाम की जो है संधि होती है ना, उसमें जो है इनका सब कुछ चला जाता है। मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये सब आप पढ़ सकते हो, ये सब मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं, सारा पढ़ लें, सब कुछ बता दिया मैंने कि क्या क्या समस्याएं थी इसमें, है ना, वर्साई की संधि में। और ये सारी चीजें हुई। प्रथम विश्व के बाद जो है पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि में हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जो है जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से को जो है हाथ धोना पड़ा। ये सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई, उनकी सेना का जो आकार सीमित कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो हो गई थी। अब क्या हुआ, आर्थिक संकट। अब भैया इतनी सारी चीजें हुई हैं, 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया है, रेहाइनलैंड कब्जा लिया तुमने उनका, कोयले की लोहे की खदानें कब्जा ली तुमने उनकी,
सैन्यहीन कर दिया तुमने उन्हें। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अब क्योंकि यहां पर देखो जर्मनी जो है युद्ध से उभरा है, युद्ध से अभी उभरा भी नहीं है मतलब, तो भैया आर्थिक तंगी तो आएगी। अब यहां पर क्या आ जाता है, जर्मनी में आर्थिक तंगी आ जाती है। मैं देखो बता क्या रहा हूं, बेसिकली मैं बता रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की यहां पर नींव रखी जा रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के यहां पर बीज गाड़ दिए गए हैं, क्योंकि इतनी कड़ी संधि थोप दी गई है जर्मनी में। इससे क्या हो रहा है भाई, इससे हो यह रहा है कि यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध की जो यहां पर नींव रखी जा चुकी है। वो कैसे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो युद्ध में जो है डूबे हुए ऋणों के कारण जर्मन राज्य आर्थिक रूप से अपंग हो गया। अब भैया इतना ज्यादा ऋण में डूब गया भाई, 6 बिलियन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, 6 बिलियन पाउंड। तो यहां पर एक अपंग की तरह हो गया था जर्मनी पे उस टाइम पर, जो आप बोल सकते हो ना, एक सारी जो विपदाएं आ जाती हैं वो सारी आ गई हैं, जिसका भुगतान सोने में किया जाना था। इसके बाद जो है सोने के भंडार में कमी आ गई। अब भाई ये जो पेमेंट होता था, मतलब ये जो 6 बिलियन पाउंड की जो भरपाई थी, ये किसमें की जाती थी, सोने में पेमेंट करते थे, गोल्ड में, सोने में। अब यहां पर क्या हुआ भाई, जब सोने में पेमेंट करोगे तो तुम्हारा सोने का जो भंडार है वो तो कम होगा। अब इससे क्या हुआ, इससे जो है सोने के भंडार में कमी आने लगी और यहां पर जर्मन निशान का जो है मूल गिर गया। अब यहां पर हुआ क्या, जर्मन की जो मुद्रा थी इसका मूल गिरने लगा, आवश्यक वस्तुओं की जो है कीमतें आसमान छूने लगी। अब यहां पे हुआ क्या भाई, देखो गोल्ड में कमी आ गई, गोल्ड जो था इनका, गोल्ड महंगा हो गया। और यहां पर होता क्या भाई, यहां पर होता यह है कि यहां पर चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। मैंने मतलब एक फोटो देखोगे आप कि लोग जो है बोरी भर भर के पैसा लाते थे, जो उनकी करेंसी है वो लाते थे, और उन्हें सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने अब जैसे ही पैसों की कमी आई तो इन्होंने करेंसी छापनी शुरू कर दी, और करेंसी छापने से होता क्या है भाई, अरे भैया करेंसी छापने से थोड़ा कुछ होता है, आपके पास संसाधन तो होने चाहिए, प्रोडक्शन तो होना चाहिए, उत्पादन तो होना चाहिए आपके पास। अब आप करेंसी छापते जा रहे हो, जैसे मान लीजिए केले हैं, केले 2 हैं, अब चाहे तुम, अब पॉपुलेशन है लाखों की और 2 केले हैं सिर्फ, तो पैसा कहां काम आएगा भाई, केले हैं ही नहीं, केले का उत्पादन है ही नहीं। अब तुम चाहे 100 की गड्डी छाप दो, अब चाहे 2000 की गड्डी छाप दो, अब कुछ है ही नहीं, तो भाई पैसा कहां का काम आएगा। पैसा तो सिर्फ कागज होता है ना, इसमें एक वैल्यू होती है, इसका एक मूल्य होता है। तो इनके लोगों ने क्या किया, इनके लोगों ने कागज मतलब पैसे छापने शुरू कर दिए, कि सोचा कि भाई ये पैसे छाप दो अगर पैसे की कमी है तो। लेकिन दिक्कत तो ये थी ना, पैसे की कमी नहीं थी ना, यहां पर उत्पादन की कमी थी, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था यहां पे बिल्कुल भी। तो यहां पर होता क्या था, लोग जो है बोरी भर भर के पैसे ले जाते थे और सिर्फ उन्हें एक ब्रेड का पैकेट मिलता था भाई है ना। अब देखो यहां पर राजनीतिक संकट आ गया, यहां पर राष्ट्रीय सभा द्वारा जो है वीमा गणराज्य का विकास तथा सुरक्षा के रास्ते पर लाने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का जो है निर्माण किया गया, किंतु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। संविधान में बहुत सारी जो है कमजोरियां थी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियमों तथा अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संगठन जो है पैदा हुआ, जिसने जो है तानाशाही शासन का जो है रास्ता खोल दिया। आप सुनो यहां पर दिक्कत क्या हुई, तो यहां पर बात हो रही है वेमा गणराज्य की। तो ये वेमा जो गणराज्य है, मतलब जर्मनी को अपने रास्ते पे वापस लाने के लिए, यहां पे किसका गठन हुआ था भाई, यहां पर जो है एक जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया और यहां पर वेमा गणराज्य का जो है विकास किया गया। लेकिन यह असफल रहा। असफल क्यों रहा, क्योंकि यहां पर हुआ क्या था, यहां पर हुआ यह था कि यहां पर जो चुनाव हुए थे, कोई एक नेता नहीं बना था, यहां पे सभी पार्टियों के नेता बने थे अनुपातिक रूप से, है ना। यहां पर सभी पार्टियों, जितनी पार्टियां थी, उनके सबके जो नेता थे वो जाके जो है इस नेशनल असेंबली में बैठे थे जाके। अब ये सबके नेता बैठेंगे चुन चुनकर, तो ऑब्वियस सी बात है किसी में आपस में बनेगी नहीं, तो इनके आपस में ही लड़ाई होने लगती थी। ऊपर से अनुच्छेद 48 था, ये कभी भी अनुच्छेद 48 का इस्तेमाल करके कभी भी इमरजेंसी लगवा देते थे, आपातकाल लग गया कभी भी अनुच्छेद 48 का इस्तेमाल करके, तो ये तो बहुत गलत था भाई। अब जनता परेशान थी, इनका जब भी मन करता था, जब भी कुछ गलत हुआ तो उन्होंने अनुच्छेद 48 का इस्तेमाल कर लिया भाई, कि यहां पर इमरजेंसी है, ये आपातकाल लगा दिया। ऊपर से अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिक्कत थी भाई। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि सभी पार्टियों से जो है कुछ कुछ मेंबर जो चुनकर आएंगे, कोई एक पार्टी नहीं जीतेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपस में बनी नहीं इनकी। तो दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि यहां पर बाद में यही जो चीज होगी, यही दिक्कत देगा बाद में यही जो है तानाशाही के रास्ते खोलेगी। तानाशाही मतलब यहां पर बाद में जो है हिटलर, जो तानाशाह अपने आप को डिक्लेयर करेगा, उसका कारण कहीं ना कहीं यही होगा, क्योंकि इनकी जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो ठीक से चली ही नहीं पाएगी। उसकी जो संरचना हुई थी, उसकी जो बुनियादी ढांचा था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से लोग जो थे गुस्सा खाए हुए बैठे थे भाई। ये क्या बोलते थे इसको नवंबर क्रिमिनल के नाम से जानते थे, नवंबर अपराधियों के नाम से इसे जाना करते थे। वेमा गणराज्य को इसको सपोर्ट ही नहीं करते थे बिल्कुल, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये जो वेमा गणराज्य है, इसने कहीं ना कहीं वर्साई की संधि साइन की है, और जो आज जर्मनी की हालत है उसके पीछे जो है ये वेमा गणराज्य ही जिम्मेदार है।
तो ये सब जो है ऐसा माना करते थे। ठीक है, युद्ध के प्रभाव क्या हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपने आर्थिक संकट समझ लिया ना, है ना। तो यहां पर ये क्या हुआ बेसिकली, यहां पर जो है एक सिचुएशन आ गई थी, यहां पर एक आर्थिक संकट जो है यहां पर आ गया था बेसिकली। ठीक है, युद्ध के प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो युद्ध में जो है मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से जो है पूरे महाद्वीप पर जो है विनाशकारी प्रभाव पड़े, हर तरह से। मतलब मनोवैज्ञानिक लोग जो है मानसिक रूप से घबरा गए थे, मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे, प्रभावित हो चुके थे। और आर्थिक रूप से, भाई आर्थिक मतलब पैसा और मनोवैज्ञानिक, इन दोनों के ही आप बात करें तो पूरे महाद्वीप पे जो है, पूरे यूरोप महाद्वीप की बात हो रही है, काफी विनाशकारी प्रभाव दिखे। यूरोप कल तक जो है कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का जो है महाद्वीप बन गया। मतलब अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप पहले कैसा था, यूरोप पहले लोगों को कर्ज दिया करता था, भाई अरे पैसा ले जाओ हमसे, बहुत पैसा, हम बहुत अमीर हम। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने इतनी बुरी हालत कर दी यूरोप की कि ये जो है कर्ज लेने वाला देश बन गया, एक डेटर बन गया भाई, कर्जदार बन गया अमेरिका का। अमेरिका ने लोन दिया भाई। पहले महायुद्ध ने जो है यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर जो अपनी गहरी छाप छोड़ती। ऑब्वियसली बात है, जब कहीं युद्ध वगैरह होते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था अलग होती है भाई, और एक जो समाज जो होता है वो भी बदलता हुआ दिखाई देता है। सिपाहियों को अब जो है आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। अब भाई पूरा समाज बदलता हुआ दिखाई दिया। अब जो है समाज में जो सिपाही लोग थे, जो लड़ाई करने जाया करते थे, उनका सम्मान बढ़ गया, उनकी इज्जत होने लगी कि भैया ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। वही तो बता रहा हूं, ये देखो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर लोग जो है किस चीज को बढ़ावा देने लगे कि भाई जो हमारे यहां पर पुरुष है उनको आक्रामक होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, अटैक मतलब जो अटैकिंग नेचर का होना चाहिए, हमेशा अपने देश के लिए तैयार होना चाहिए। यहां पर आप देखोगे राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो जोरों पर थी कि हमें जो अपने देश के लिए मर मिट जाना चाहिए। इधर जो है काफी सारे बदलाव देखने को मिले। इधर जो महिलाएं थी, इन्होंने खुद काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो पुरुष थे, इनके जो पति हुआ करते थे, वो लड़ाई लड़ने जाते थे तो यही घर संभाला करती थी। तो यहां पर आप देखोगे कि महिलाओं के काम करने के रास्ते खुल जाएंगे, महिलाओं के लिए नए नए अवसर निकलेंगे। तो यहां पर पूरा समाज ही बदलता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। अच्छा, ये राजनीतिक रेडिकलवाद क्या होता है और आर्थिक संकट क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो रेडिकलवाद क्या होता है, जो एक ऐसी विचारधारा होती है जो होता है ना किसी भी तरह का एकदम से बदलाव लाना चाहती है ना। रेडिकलवाद क्या होता है, जो आपने देखा ना कि जो एकदम से कुछ नेगेटिव, यहां पर रेडिकलवाद बेसिकली काइंड ऑफ एक नकारात्मक शब्द के लिए यूज हुआ है। रेडिकलवाद की हम बात करें, एक नकारात्मक जो चीज होती है ना उसकी तरह यूज हुआ है कि जो लोग जो होते हैं जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जो किसी चीज से खुश नहीं होते, वो अपनी एक अलग उनकी विचारधारा होती है, जो एकदम से बदलाव लाना चाहते हैं कि चेंज अभी से होना चाहिए। तो ऐसे की हम बात करेंगे। तो यहां पर राजनीतिक रेडिकलवाद की बात हो रही है। अब सुनो, यहां पर राजनीतिक रेडिकलवाद विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में जो है मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। युद्ध के बाद जो है उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इससे दोहरे बोझ से जो है जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग जो है खत्म होने की स्थिति में थे। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सोने के भंडार इनके कम हो गए भाई, क्योंकि पेमेंट किसमें करते थे, सोने में, स्वर्ण में, लेकिन सोना कम हो गया। अब आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया कि भैया जब पैसा होगा ही नहीं तो कहां से चुकाएंगे, हम है ही नहीं भैया, पैसा ही नहीं हमारे पास, कहां से चुकाएं हर्जाना। ठीक है, इसका जवाब में जो है फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके पर जो है, जो मुख्य औद्योगिक इलाका था, रिहानलैंड जिसे बोलते थे, रिहानलैंड बोला जाता था, उस पर कब्जा कर लिया, है ना। तो यहां पर क्या किया, जैसे मान के चलो कि तुमने किसी से पैसे उधार दिए तुमने किसी से पैसे उधार लिए, अब तुम पे पैसा आई नहीं, तुमने बोल दिया, तुम्हें हाथ खड़े कर दिया भैया हम पे पैसा नहीं है। अब तुम घड़ी पहने हुए थे 8-10 हज़ार रुपए की, तुम्हारी घड़ी उतार ली कि पहले पैसा दो उसके बाद घड़ी ले जाना। तो यहां पे क्या हुआ, जब जर्मनी असमर्थ हो गया पैसे देने में, अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया, तो उसका जो एक बहुत ही खनिजों से भरा हुआ एक जगह थी, रिहानलैंड नाम था इसका, उस पर जो है यहां पर फ्रांसीसी जो लोग होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। यहां पर क्या था भाई, यहां पर एक बहुत ही विशाल कोयला भंडार था। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी जो मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ गया। तो इनकी एक मुद्रा होती है जर्मनी की, जैसे हमारा रुपया है, इनकी मार्क होती है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कि एक काम करते हैं भैया, एक काम करते हैं, पैसे तो है नहीं, पैसे छापना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, पैसे छापने से थोड़ा ना कुछ होता है, वो तो कागज होता है, एक तुम्हारा उत्पादन ही नहीं है तो पैसे छापने का फायदा क्या है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे छापने शुरू कर दिए, और देखो हुआ क्या, तो यहां पर इतने पैसे छाप दिए उन्होंने कि यहां पर एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितने थे, एक अमेरिकी डॉलर बराबर यहां पर 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में जाते जाते कितनी हो गई, 3,53,000 मार्क, और अगस्त में जाकर जो है 46,21,000 मार्क, तथा दिसंबर में जो है 98,86,000 जो है यहां पर मार्क छू गया था। सोच के देखो, मतलब $1 की कीमत कितनी थी, इतनी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,88,60,000।
$1 की कीमत। तो इस कदर जो है उन्होंने करेंसी छापी। एक चित्र है उसमें दिखाया गया है कि लोग जो है बोरे भर भर के पैसे ला रहे हैं, लोग जो है बोरे भर भर के पैसे ला रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक जो है यहाँ पर ब्रेड का पैकेट मिल रहा है, कुछ अन्य वस्तु मिल रही है, क्योंकि उत्पादन नहीं था और यहाँ पर इन्होंने बेफालतू में जो है करेंसी छाप दी। और यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। इस पूरी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? ये जो पूरी कंडीशन होती है, जब आपकी जो करेंसी होती है बहुत ज्यादा डिवैल्यूट हो जाती है, उत्पादन होता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अति मुद्रास्फीति। मतलब मुद्रा बहुत ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा छाप दी मुद्रा, है ना। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। तो देखो, जैसे मार्क की कीमत जो है गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमत आसमान छूने लगी, चीजें बहुत महंगी हो गई, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन था नहीं, उत्पादन नहीं था और आप पैसे छापे जा रहे हो। जर्मन समाज दुनिया भर में जो है हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। मतलब हमदर्दी मतलब कि उन्हें जो है किसी का क्या चाहिए था? किसी का सपोर्ट चाहिए था। इस संकट को जो है बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो यही पूरी सिचुएशन जो है, इन्होंने जो अपनी मुद्रा छापनी शुरू कर दी और इतनी छापी कि इनकी खुद की जो मुद्रा की जो वैल्यू है, मूल्य है, उसका गिर गया और चीजें बहुत महंगी हो गई। इस स्थिति को क्या बोला गया? इस स्थिति को जो है अति मुद्रास्फीति बोला गया। ठीक है, जब कीमतें जो है बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को जो है अति मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो ये क्या है बेसिकली? जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अति मुद्रास्फीति का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मंदी के साल। अब आपको पता चलेगा, देखो यहां पर 1929 से लेके 33 के बीच में जो यहां पर महामंदी आएगी और ये महामंदी जो होगी वो अमेरिका से शुरू होगी। अमेरिका से कैसे शुरू होगी उसकी भी कहानी बताऊंगा मैं आपको, तो इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 1924 से 1928 तक क्या हुआ। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता जो है मानव रेत के ढेर पर खड़ी थी, है ना। मतलब यहां पर 1924 से 1928 तक क्या हुआ? थोड़ी सी यहां पर कुछ स्थिरता देखने को मिली। स्थिरता क्यों देखने को मिली? अमेरिका ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। डास करके प्लान था एक, वो निकाला था और उस प्लान के जरिए जो है इन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकालने का जो अमेरिका का प्लान था, है ना। लेकिन वही क्या थी? वो भी एक ढेर पर रखी हुई थी, मतलब टिकी हुई थी, कभी भी इधर उधर हो सकती है। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों का जो है यहाँ पे आश्रित था। मतलब अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब कम समय के लिए। तो यहां पर अल्पकालीन जो है यहां पर कर्ज लिए गए थे, किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। दावोस प्लान बोला जाता है इसको, है ना। तो यहां पर प्लान क्या था? बेसिकली यहां पर जो फंसा हुआ जर्मनी है, मतलब अमेरिका को दया आ गई और वैसे भी अमेरिका जो है कर्ज देने वाला बन गया था। अमेरिका ने ब्रिटेन को भी कर्ज दिया था, फ्रांस को भी कर्ज दिया था, तो ऐसे ही अमेरिका ने जर्मनी को भी जो है कर्ज दे दिया। और ये कर्ज जो थे अल्पकालीन थे, मतलब शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए पैसे देने शुरू कर दिए कि तुम जो है भाई क्या करो, तुम अपनी जो है अपनी अर्थव्यवस्था में इस पैसे को लगाओ। ठीक है, अब देखो यहां पे जब 1929 में जो है शेयर बाजार धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। अब हुआ क्या भाई? अमेरिका पर खुद जो है आर्थिक संकट आ गया। मतलब तुम कर रहे हो दूसरों की हेल्प, तुम कर रहे हो दूसरों की मदद, लेकिन अब तुम्हारे देश में भी क्या हो गया? आर्थिक संकट आ गया। पता चला कि क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर अमेरिका में बहुत सारी जो बैंक होती है दिवालिया घोषित हो जाती हैं और इनका जो पूरा शेयर मार्केट होता है वॉल स्ट्रीट करके, वो जो है पूरा धाराशायी हो जाता है। इन्वेस्टर जो होते हैं भैया अपने पैसे उनके इन्वेस्टर का पूरा पैसा जो है डूब जाता है। और यहाँ पे दिक्कत क्या होती है अमेरिका में दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, डिमांड इतनी होती नहीं है, चीजों के दाम बहुत गिर जाते हैं। और यहाँ पे कई सारे किसान जो होते हैं, इन्होंने लोन लिया होता है बैंकों से, वो लोन चुका नहीं पाते। इससे जो क्या होता है, इससे जो बैंक जो होती हैं वो भी बर्बाद हो जाती हैं। अब भाई जो बैंक होती हैं वो कहीं बाहर से थोड़ा पैसा लाती हैं, जो डिपोजिटर बैंक में पैसा जमा करते हैं वही जो है उसे कर्ज के रूप में दे देती हैं। तो यहाँ पे कई सारे बैंक दिवालिया हो जाते हैं, लोगों का पैसा डूब जाता है, ऊपर से इनका पूरा स्टॉक मार्केट धाराशायी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब जो अमेरिका होगा वो दूसरे देशों से अपना पैसा मांगना शुरू कर देगा, भैया हमें चाहिए हमारा पैसा, क्योंकि हम खुद कंगाल हो चुके हैं। और यहाँ पर जो जर्मनी को हेल्प मिल रही थी उसको भी जो है यहाँ पर रोक लगा दी जाती है रातों रात, है ना। अब जो थोड़े बहुत अच्छे दिन आए थे जर्मनी के वो भी चले गए। ठीक है, अब देखो कीमतों में जो गिरावट की आशंका को देखते हुए जो लोग धड़ाधड़ जो अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में जो है 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। अब होता है ना कि जब भी कभी शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो लोग डर की वजह से अपने शेयर बेच के निकलने लगते हैं। अब यहां पे वही हुआ, यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी, जो है फैक्ट्री बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार में जो है पैसे खींचते जा रहे। सट्टे बाजार मतलब शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो यहां पर बहुत सारी यहां पर दिक्कतें देखने को मिली अमेरिका में। अब जब अमेरिका, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, एक आर्थिक केंद्र बन चुका था अमेरिका ने दूसरे देशों को कर्ज भी दे रखा था भाई। तो इस मंदी का असर जो है पूरी दुनिया भर में देखने को मिलता है और उसमें जर्मनी भी शामिल था। ठीक है, अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का जो असर पूरी दुनिया भर में महसूस किया गया और सबसे बुरा प्रभाव जो है जर्मन की अर्थव्यवस्था पड़ा। क्यों पड़ा भाई? क्योंकि अमेरिका ने जर्मनी को लोन दे रखे थे भाई, ऋण दे रखा था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे,
बेरोजगारों की संख्या जो है 60 लाख तक पहुंच गई थी भाई। अब भैया जब फैक्ट्रियां बंद होगी तो क्या होगा, यहाँ पे नौकरियों से निकाला जाएगा, तो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी। और यहाँ पे कई सारे ऐसे मजदूर थे इनकी जिनका वेतन काटा जा रहा था भाई, है ना। और यहाँ पर जो बेरोजगार थे वो 60 लाख से ऊपर हो चुके थे, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, सुनो ये सब क्या चल रहा है भाई। अभी जर्मनी में जो है बहुत ज्यादा क्योस चल रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है जर्मनी में। और जर्मनी को किसी एक अच्छे नेता की जरूरत है। होता है ना एक मसीहा जो होता है, रॉबिन हुड जो होता है, एक अच्छे नेता की जो है जर्मनी को जरूरत है। अब वो नेता, अच्छे नेता के तौर पर कौन आएगा भाई, हिटलर। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए तो बहुत शैतान है वो, लेकिन उनके लिए उस टाइम पर भगवान जैसा था वो। उसने जो वादे किए, जो आश्वासन दिया उसने, उस पर जो है जर्मनी वालों ने एक तानाशाह पर विश्वास कर लिया। सोच के देखो उस टाइम पर लोग जो थे वो लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ थे और यहां पर तानाशाह के फेवर में थे। और जो वादे किए हिटलर ने, वो सिर्फ वादे किए नहीं थे, वादे निभाए भी उसने। जब हिटलर जो है जर्मनी का नेता बना भाई, तो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो आसमान छूने लगी थी। तो इसकी बात कर लेते हैं, नाजीवाद की बात कर लेते हैं। अब देखो किसी भी शब्द के आगे जो वाद लग जाता है ना, वाद ISM लग जाता है, जैसे इंग्लिश में निज़म बोलते हैं, नाजिज्म या फिर नाजीवाद, तो वो एक विचारधारा को बताती है कि ये जो विचारधारा है, विचारधारा क्या होती है, किसी एक विचार से जुड़े हुए हो और उस विचार को आप मानते हो, उसको विचारधारा बोल देते हैं। नाजीवाद, राष्ट्रवाद, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद, ये सब क्या है भाई, ये विचारधारा है, इस विचार से आप जुड़े हुए। तो यहां पर नाजी विचारधारा क्या है, तो हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी। हिटलर का दल था, पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, वैसे इसकी पार्टी थी नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी और जो हिटलर था और हिटलर की पार्टी जो थी, इसकी जो विचारधारा थी, इसकी जो सोच थी इस पूरी दुनिया को लेके, इस समाज को लेके, उस सोच को एक नाम दिया गया, इसको बोला गया नाजीवाद। और उसकी जो है हम बात करेंगे यहाँ पे, कैसे जो है यहाँ पर हिटलर का उदय हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में एक नॉर्मल सैनिकों की तरह लड़ा था। और इसे ये जो है मरते मरते बचा था। किसी एक सैनिक ने, मतलब कि मित्र राष्ट्र के किसी सैनिक ने इसको दया आके छोड़ दिया था ऐसे कि भाई जा तू, मतलब सामने ऐसे बंदूक थी और सामने हिटलर पड़ा हुआ था, मौका था मार देता, लेकिन नहीं मारा, दया आ गई कि जा यार तू जा, और इसे मारा। और वही जो इंसान था वही बाद में हिटलर बना जाके। द्वितीय विश्व युद्ध में यही क्या होता है, जर्मनी का चांसलर होता है भाई, जर्मनी का एक मेन नेता होता है। अब क्या है इसकी कहानी, थोड़ी सी जान लेते हैं आओ। तो यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है, मतलब एक पूरी व्यवस्था है ये पूरी, है ना, एक विचार है, व्यवस्था है पूरी। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह की मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार संबंधित थी। मतलब ये जो विचारधारा थी वो किसी तरह की खास मान्यताओं को मानती थी, किसी तरह की खास जो व्यवहार है उससे जो है संबंधित थी। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की जो है विचारधारा थी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। एडोल्फ हिटलर की जो है विचारधारा थी, ये पूरा पढ़ लिया करो, जो मैं बताता हूं ये ऑलरेडी पीपीटी पे लिखा होता है। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार जो है सरकार की हर योजना में पहले तो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेश विद्रोही और आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा से के मूल अंग थे बेसिकली। अब बेसिकली इस विचारधारा के बाद में बात करूं तो ये बोलता था कि नॉर्डिक जर्मन जो है, मतलब इसकी विचारधारा के अनुसार जो है कि जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन जो है, आर्यन रेस होती है बेसिकली, ये रेस को मानते थे। रेस मतलब जो अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि जो होता है ना एक आपकी नस्ल क्या है, जैसे अफ्रीका में आपको अफ्रीकी नस्ल के लोग मिलेंगे, भारतीय नस्ल के लोग होते हैं, इंडियन जो होती है बेसिकली एक जो रेस होती है, तो हर नस्ल होती है। तो ये नस्ल के हिसाब से जो है पूरे समाज को बांट रहे थे। इनका मानना था कि जो एक प्योर जो रेस है, एक प्योर जो नस्ल है, वो कौन सी होती है, वो नॉर्डिक आर्यन जर्मन, ये दुनिया की सबसे ऊंची नस्ल है और सिर्फ इनको ही जीने का हक है, बाकी सब इनसे नीची नस्ल है। और ये सबसे नीचे किसको मानते थे, सबसे नीचे मानते थे यहूदियों को, कि यहूदी जो होती है सबसे छोटी नस्ल है। और ये ऐसा मानते थे कि जो नॉर्डिक आर्यंस है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो है, ये जो है सबसे ऊंची नस्ल के हैं, जिनके भूरे बाल हैं, ब्लॉन्ड हेयर है, जिनकी नीली आंखें हैं, ब्लू आईज हैं इनकी, ये जो लोग हैं प्रॉपर रेस के हैं। तो ऐसी कुछ विचारधाराओं को जो यहां पर मान्यता देता था। और इसने ना सिर्फ अपनी विचारधाराओं को अपने तक सीमित रखा, इसने पूरी जर्मनी में फैलाया। लोग जो थे इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। ये जो है बोलने में बहुत अच्छा था, जब ये बोलता था लोग सुनते थे भाई। लोग उस टाइम पर, अभी आपको लगता है बहुत गंदा है, उस टाइम पर लोग जो थे इसके बहुत बड़े फैन थे। और नो डाउट ये लीडर बहुत अच्छा था, इंसान खराब था, लीडर बहुत अच्छा था, नेता बहुत अच्छा था ये, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो देखो यहां पर इसके अनुसार जो है सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु जो है फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, मतलब कट्टर जर्मन राष्ट्रवादी तो बहुत तगड़ा था, देश प्रेम, विदेश विद्रोही, और ये गुस्सा भी काफी था भाई। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन लोगों के साथ जो गलत हुआ उससे बहुत ज्यादा नाराज था।
ठीक है ना। चलिए, नाजियों का जो है विश्व दृष्टिकोण, अब नाजियों का जो विश्व को लेके, इस पूरी दुनिया को लेके जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, वो बात कर लेते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, सक्षम नेतृत्व, नस्ली कल्पना लोग, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, नस्ली कल्पना लोग, नस्ल के बारे में बता दिया मैंने। जीवन परित मतलब इसको हम क्या बोलते थे, लेमनस्टॉर्म, अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से, हाँ ये कॉन्सेप्ट बताता था, ये सब बोलते थे जीवन परिधि, इसको हम बोलते थे, कॉन्सेप्ट था ये लेबनस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या था कि हमको जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कब्जा करना है, ये एक विचारधारा थी इनकी कि हमको जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया पे जो है कब्जा करना है, जर्मनी तक सीमित नहीं रहना। तो आप देखोगे जब ये चांसलर बनता है तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लेता है, उसके बाद पोलैंड पे कब्जा कर लेता है, ऑस्ट्रेलिया को अपने में मिला लेता है, क्योंकि ये पैदा ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रिया, ये पैदा ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लेता है जर्मनी में, और थोड़े दिन बाद जो है पोलैंड पे जो है कब्जा कर लेता है। तो इनका मानना ये था, ये किस विचारधारा पे चलते थे, तो ये जो है लेबनस्टॉर्म नामक जो है विचारधारा पे चलते थे। इसका मानना यह था कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों पे जो है हमें कब्जा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमें ज्यादा खनिजों की आवश्यकता होगी, ज्यादा हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास जो है ज्यादा से ज्यादा संसाधनों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्षेत्र भी होना चाहिए। तो ये मानते थे कि हम क्या करेंगे, हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर जो है कब्जा करेंगे। तो एक विचारधारा थी, है ना। नस्ली कल्पना लोग, नस्ली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटोपिया, यूटोपिया ऐसे बोलते थे बेसिकली। जो नस्ली जो ये कल्पना थी इसकी, जो कि सब जो है हमारी जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन जो है इनकी सबसे ऊंची नस्ल है, ये क्या बोला गया, ऐसे यूटोपिया बोला गया। ठीक है, नस्ली श्रेष्ठता, शुद्ध और नॉर्डिक आर्यों का समाज, मतलब यही था, है ना, नस्ली श्रेष्ठता और शुद्ध नॉर्डिक आर्यों का जो है समाज, एक ऐसे समाज की व्यवस्था करना जहां पर कौन रहते होंगे, यहां पर जर्मन नॉर्डिक आर्यन जो है वही रहते होंगे यहां पर। तो ऐसे कुछ यहां पर इनके दृष्टिकोण थे, और ये पूरे विश्व पर जो है कब्जा करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो यहां पर सब कुछ सही चल रहा था भाई, जर्मनी जो था पहले बहुत ज्यादा हावी हो गया था, लेकिन यहां पर कुछ कमी रही, कुछ गलती रही यहां पे जर्मनी की, उसकी वजह से जो है जर्मनी युद्ध हार जाता है। वरना तो जर्मनी बहुत ज्यादा हावी था भाई, जर्मनी फ्रांस में घुस गए थे ये लोग, ब्रिटेन में बस घुसने वाले थे, तब तक अमेरिका की एंट्री हो जाती है। कुछ चीजें गलत की जर्मनी ने, भैया रूस पे हमला कर दिया, वो गलती की थी। रूस पे हमला करना जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी। पहले रूस के साथ अग्रीमेंट कर लिया था, उसके बाद रूस पे हमला कर दिया। और दूसरी गलती क्या रही, जापान की। जापान ने पर्ल हार्बर नाम के जगह पर जो है हमला कर दिया, और जहां पर अमेरिकी सैनिक मर जाते हैं 2 से 2,500। यहां पर फिर क्या होता है, यहां पर फिर अमेरिका की एंट्री हो जाती है, और जैसे ही अमेरिका की एंट्री होती है द्वितीय विश्व युद्ध में, वैसे क्या होता है भाई, वैसे ही यहां पर जर्मनी की हार हो जाती है। यह भी 2 शक्तियों के बीच में होता है, धुरी शक्ति और मित्र राष्ट्र। धुरी शक्ति में जर्मनी था, इटली था, जापान था, और मित्र राष्ट्र में पहले वाली टीम थी रूस, रशिया भी आ जाता है बाद में जब जर्मनी हमला कर देती है। रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब थे। समझ में आ गया? थोड़ी कहानी की तरह पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण। अब जर्मनी में हिटलर का उदय क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला भाई वर्साई की संधि की शर्त है। और जो वर्साई की संधि हुई थी, इससे लोग बहुत नाराज थे भाई। नवंबर के अपराधी बोले जाते थे लोग, क्योंकि इन्होंने जो है वर्साई की संधि साइन करी थी वेमार गणराज्य ने, तभी तो इन्हें नवंबर क्रिमिनल के नाम से जाना जाता था। तो ये पहली तो वर्साई की संधि थी, बहुत नाराज थे। वर्साई रिपब्लिक की जो है कमजोरियां, जो वर्साई रिपब्लिक थी यानी कि जो इनकी सरकार थी, इसकी कमजोरियां बहुत थी भाई। बात बात पर अनुच्छेद 48 का इस्तेमाल कर लिया भाई, आपस में लड़ते रहते हैं लोग। ठीक है, आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, आपसी इनमें लड़ाई होती रहती थी ना, वही बात कर रहा हूं मैं। नाजी प्रोपेगेंडा, वो अपना प्रोपेगेंडा भी फैला रहा था, है ना। सर्वघात कारण का भय, बेरोजगारी, आर्थिक महामंदी। तो बेसिकली वो मेन अगर मैं बताऊं तो बेसिकली मेन दिक्कत क्या थी उस टाइम, जो पूरे जर्मनी समाज जो था ना, वो बहुत ज्यादा बेचारा परेशान था। अब सोच के देखो, तुम बोरा भर के जो है यहाँ पर अनाज लेके पैसे लेके जा रहे हो, और तुम्हें एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है, तो वहां पर सोच के देखो उस टाइम क्या सिचुएशन रही होगी। उन्हें एक सहारा चाहिए था जर्मनी को, एक लीडर की जरूरत थी, एक यहां पर आप बोल सकते हो एक बहुत बड़े नेता की जरूरत थी, जो उनको सही तरह से उनका नेतृत्व कर सके, उनका, है ना, उनको लीडर, उनको जो है एक अच्छे से गाइड कर सके। तो वो जो है किसने किया, वो जो है यहां पर हिटलर और हिटलर की पार्टी ने किया। तो ये सारी जो चीजें उस टाइम पे चल रही थी। हिटलर का उदय कैसे हुआ इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हिटलर का जन्म जो है 1889 में हुआ था,
और उसकी जो है युवावस्था गरीबी में भी थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो है उसने सेना की नौकरी पकड़ ली और तरक्की करता हुआ युद्ध में जर्मनी की हार से वह दुखी था, लेकिन वर्सा संधि द्वारा जो है जर्मनी पर लगाई शर्तों के कारण जो है उसका गुस्सा और बढ़ गया था। तो इसकी हम बात करें, इसका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था भाई इसका जन्म। और ये जो बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, प्रथम विश्व युद्ध में ये नॉर्मल सैनिक की तरह लगा और ये काफी बड़ा जो है राष्ट्रवादी इंसान था। लेकिन जब जर्मनी हारा तो उसको खराब लगा, लेकिन जब जर्मनी पर यह वर्षा संधि थोपी गई तो इसको जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसने जो है बदला लेने की ठानी। हिटलर ने जो 1919 में जो है वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली, वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया। अब बाद में ये इस पार्टी का नेता बन जाएगा और इस पार्टी का बाद में नाम बदल के जो है नाजी पार्टी बढ़ जाएगा, है ना। वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे इस संगठन पर जो अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है लीडर था भाई, बहुत बड़ा नेता था ये, है ना। फिर जो है उसे जो है सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का नाम जो है उसे दे दिया। पहले क्या नाम था इसका? वर्कर्स पार्टी था। उसके बाद जो है इसने नाम बदलकर वर्कर्स जर्मन वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का नाम इसने रख दिया और बाद में यही जो पार्टी होगी ये नाजी पार्टी कहलाएगी, है ना। यही पार्टी जो है बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। समझ में आ गया? चलिए, महामंदी के दौरान जो है जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जनता लालची और भुखमरी हो गई थी, है ना, तो नास्तियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की जो है उम्मीद दिखाकर अपना नासी आंदोलन चमका दिया। समझ में आया? मतलब वहां पे हाहाकार मची हुई है जर्मनी में, जनता बेरोजगार है, खाने को है नहीं, भुखमरी चल रही है। और ऐसे में जो यहां पर जो हिटलर था ये अपना प्रोपेगेंडा फैला। प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है? अपनी जो पूरी जो होता है ना, एक प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है? अपने पूरा जो विचारधारा जो होती है उसको लोगों तक पहुंचाना कि भैया मैं जो है जर्मनी को इस सारी समस्या से बाहर निकालूंगा, जर्मनी को एक ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा, महान राष्ट्र बनाऊंगा। तो ऐसा इसकी जो विचारधारा थी, इसकी जो नाजी विचारधारा थी वो लोगों तक पहुंच रही थी और लोग भी जो है बहुत इंप्रेस हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास उस टाइम कोई चारा नहीं था यार। लोग जो है इसके हीरो बन चुके, मतलब ये लोगों की नजरों में हीरो बन चुका था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा था भाई। ही वॉज द ग्रेट स्पीकर, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें उस टाइम पर चल रही थी और जनता के पास भी कोई लालच नहीं था भाई, कोई चारा नहीं था यार। जनता बहुत परेशान थी और उनको ऐसे टाइम पर अपना रॉबिनहुड मिल जाएगा, ऐसे टाइम पर उन्हें अपना रॉबिनहुड मिल जाएगा तो ये जनता क्यों ना एक्सेप्ट करेगी। तो उसने धीरे धीरे जो है चीजों का फायदा उठाया और यहां पर जो है उसने चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया। हिटलर की उदय के कारण आर्थिक संकट पहला, है ना, पहला था भाई आर्थिक संकट। ऑब्वियसली बात है, 1929 में महामंदी आई तो जर्मनी ये धाराशायी हो गई, नुकसान हुआ जर्मनी को, बेरोजगारी, मूल वृद्धि, व्यापार व वाणिज्य का पतन, हर चीज का पतन हो चुका था। दूसरा जो मुख्य कारण था वो था हिटलर का व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अमेजिंग थी। जब वो बोलता था लोग सुनते थे भाई। हिटलर का जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसका जो है बढ़िया वक्ता होना, वक्ता मतलब बोलता बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा बोलता था तथा बढ़िया संगठन करता हिटलर के उदय में जो है सहायक बना। और क्या था भाई? राजनीतिक उथल पुथल। जर्मनी की बात करें तो लोगों का जो है लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था। एक पार्टी थी, मैं बताता हूं आपको, स्पासिस्ट पार्टी, आपके में दे रखा हुआ, स्पासिस्ट करके पार्टी थी। ये जो पार्टी थी बेसिकली ये साम्यवादी पार्टी की विचारधारा को ज्यादा प्रमोट करती थी। साम्यवादी लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, सोशलिस्ट पार्टी जो थी ये, जैसे अगर हम बात करें रशिया की, रशिया में क्या था भाई? रशिया में जो इसकी पार्टी थी स्टालिन ये जो था ना, ये बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था लेनिन की जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, ये कैसी पार्टी थी भाई? ये साम्यवादी पार्टी थी। तो ऐसे ही जर्मनी में भी इसी तरह की पार्टी थी, स्पासिस्ट पार्टी, इसका उदय हुआ भाई, लेकिन इसको भी जो है कुचल दिया गया। ऐसे में जब त्राई तरह मची हुई थी तो वेमा गणराज ने ये क्या करती थी? वेमा गणराज के आगे जो भी खड़ा होता था उसको जो है कुचल दिया करती थी। तो ऐसे एक स्पासिस्ट करके एक पार्टी थी, उसको भी कुचल दिया भाई। इसकी जो है एक समाजवादी जो विचारधारा थी, इस विचारधारा के साथ ये लोग आए थे, विद्रोह करते थे, इनको जो है कुचल दिया जाता था। तो ऐसी कई सारी गतिविधियां चल रही थी, है ना। अब बात करें हिटलर की जो राजनीतिक शैली, अब यहां पर कैसे इसकी राजनीतिक, इसका जो एक करियर था वो शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वह लोगों को जो है गोल बंद करने के लिए जो है आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास करता था। वह लोगों का जो है भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए जो है बड़े बड़े रैलियां और समाएं करता था भाई। बड़ी बड़ी रैलियां होती थी इसकी, और क्योंकि बोलता अच्छा था भाई, लोग इससे जो है प्रभावित हो रहे थे। हाँ, अब इसने जो है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इसने एक साइन का इस्तेमाल करने का साइन जो होते थे, जो साइन मतलब जो चिन्ह जो हुआ करते थे अपने पार्टी के, वो इस्तेमाल करने शुरू किए। इसमें से आपने एक देखा होगा, एक स्वास्तिक, लाल झंडे पर एक स्वास्तिक करके, है ना, एक जो स्वास्तिक करके जो साइन हुआ करता था ऐसे करके लाल झंडे पर वो हुआ करता था, वो इसकी विचारधारा को बताया करता था। बेसिकली स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में भी होता है, लेकिन वो हमारे हिंदू धर्म वाला बिल्कुल अलग है। कुछ लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, हमारे हिंदू धर्म का है, नहीं, हमारे हिंदू धर्म का तो बहुत शुद्ध है, वो बहुत शुभ है, वो बहुत सेक्रेड साइन है। लेकिन ये अपनी विचारधारा को जो है इससे जो है रिप्रेजेंट किया करता था लाल झंडे पे।
है ना। नासी सैल्यूट का प्रयोग होता था भाई, नासी सैल्यूट अलग तरीके का सैल्यूट होता था, सैल्यूट करना पड़ेगा आपको नासी, मतलब एक इसकी पूरी अलग विचारधारा चल रही थी। और भाषण खास अंदाज में दिया करता था, भाषणों के बाद जो है तालियां भी खास अंदाज में जो है नासी लोग बजाते थे। मतलब इसके हर चीज अलग थी, तालियां अलग थे, डिसिप्लिन अलग था, इनका साइन अलग था, इनकी पोशाक अलग थी, सब चीज अलग थी। चूंकि उस समय जो है जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में जो है पेश कर रहा था, जैसे कि जनता को इस तबाही उभारने के लिए जो है उसने अवतार लिया। मतलब जनता भी ये सोचती थी भाई कि इतनी बुरी स्थिति जो है, उसने मतलब जनता का फायदा उठाया बेसिकली, क्योंकि उसे पता था एक तरफ जनता परेशान है, जनता के पास कोई चारा नहीं है, अब जनता क्या करे बेचारी। तो जनता ने क्या किया, जनता ने इस आदमी पर जो है विश्वास कर लिया कि भाई यही आदमी जो है हमें क्या करेगा, यही आदमी जो है हमें इस तंगी से जो है बाहर निकालेगा। तो यहां पर हिटलर को जो है एक मसीहा की तरह जो है देखा गया कि भाई हिटलर जो है वो क्या है, एक मसीहा है हमारे लिए, है ना। अब यहां पे क्या हुआ देखो, जर्मनी में जो है नासीवाद को लोकप्रियता कैसे मिली भाई, कैसे लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया। एक पार्टी भाई जिसने जो है करोड़ों लोगों की जान ली, ये युद्ध की आड़ में जो है इसने करोड़ों लोगों को मार दिया, करोड़ों, यहां पर लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों यहूदी लोगों को इसने मार दिया। लेकिन फिर जो है ये इतनी लोकप्रिय पार्टी कैसे बन गई, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो 1929 के बाद जो है बैंक दिवालिया हो चुके थे, मैंने बताया आपको, है ना। काम धंधे बंद हो गए थे भाई, मजदूर सड़क पे आ गए थे, बेरोजगारी थी, तराई मची हुई थी। और ऐसे में जो है यहाँ पर नाजी प्रोपेगेंडा में जो है लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिलाई। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपने, है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है। नाजियों ने जनता पर जो है पूरा नियंत्रण करने के तरीके क्या अपनाए। देखो हिटलर ने जो है राजनीति की जो है एक नई शैली रची थी, वह लोगों को जो है गोलबंद करके, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। हाँ, अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये नया टॉपिक है, लोकतंत्र का ध्वस्त। मतलब लोकतंत्र कैसे ध्वस्त हो जाता है, लोकतंत्र का अंत कैसे होता है जर्मनी में। अभी तक क्या था, लोकतंत्र चल रहा था ना, वीमार गणराज्य। अब यहां पर लोकतंत्र कैसे ध्वस्त होता है, कैसे अंत होता है लोकतंत्र का, और यहां पर कैसे यहां पर नाजी जो विचारधारा होती है, या फिर नाजी यहां पर एक प्रोपेगेंडा होता है वो चलाया जाता है, और यहां पर एक तानाशाही सरकार की जो है यहां पर स्थापना की जाती है। तो 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ, 33 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जो है चांसलर का पदभार दे दिया। तो इसने क्या बना दिया, यहां के जो राष्ट्रपति थे जर्मनी के, हिंडनबर्ग नाम था, इन्होंने हिटलर को जो है जर्मनी का चांसलर का पद संभालने के लिए बोला। और चांसलर इट्स लाइक के भारत का प्रधानमंत्री, मतलब चांसलर बहुत बड़ी जो है रैंक होती है। जर्मनी का चांसलर मतलब जर्मनी को कंट्रोल कौन करेगा, हिटलर ही करेगा। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, इन्होंने हिटलर को जो है क्या बना दिया, चांसलर बना दिया, चांसलर का पदभार संभालने के लिए न्योता दिया, है ना। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता है, मतलब जितने भी मंत्रिमंडल है, जैसे आज के टाइम पर हम बात करें तो हमारे देश में प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल में सबसे स्ट्रांग कौन होता है, सबसे मजबूत कौन होता है, प्रधानमंत्री, और बाकी के नेता तो उसके अंडर में काम करते हैं। तो वैसे ही चांसलर जो होता है वो पूरे मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली होता है। सत्ता हासिल करने के बाद जो है हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं की जो है भंग करना शुरू कर दिया। अब भाई जब ये बन गया, जब ये चांसलर बन गया, तो इसने क्या किया, इसने जो है जो भी नई नई जो चीजें हैं वो अपनानी शुरू की। इसने क्या किया, इसने जैसा आपके इसमें दे रखा है, स्टोरी दे रखी है आपकी बुक में, इसने जो है संसद में आग लगवा दी। अब वो पता नहीं आग किसने लगाई थी, जब आग लगवा दी तो इसने बोला कि भैया लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी इतनी चीजें हो रही हैं, तो यहां पर क्या किया इसने जो लोकतांत्रिक नियम थे उनको जो भंग करना शुरू कर दिया, इलेक्शन करवाने बंद कर दिया इसने, कि भैया जब लोकतांत्रिक सरकार है तब ऐसे में ऐसा हो रहा है, तो भैया यहां पर तो मुझे अपने हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल लेना पड़ेगा इन सारी चीजों का। बहुत चालाक था ये। फरवरी महीने में जो है जर्मन संसद भवन में राष्ट्रमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। समझ में आ गया, मतलब उसने क्या किया, फरवरी महीने में संसद में आग लगवा दी। अब कुछ लोग बोलते हैं आग इसी ने लगवाई थी, है ना। इसके बाद जो है हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर जो है निशाना साधने लगा। उसने बोला कि भाई ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, साम्यवादी जो लोग हैं, जो आप बोलते लोकतांत्रिक के खिलाफ थे, कम्युनिस्ट जो लोग हैं, इनको जो है निशाना साधना शुरू कर दिया। उसने बोला कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये जो साम्यवादी जो लोग हैं, इनकी वजह से सब हुआ है ना। ज्यादातर कम्युनिस्टों को जो है रातों रात जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। मतलब यहां पर इसने जो कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, जो रूस की विचारधारा पे चल रहे थे, उनको जो है यहां पर रातों रात जो है जेलों में बंद करवा दिया। मार्च 1933 को जो है प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम, इसे बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट पास करवा दिया, पारित किया। इस कानून के हिसाब से क्या था, इस कानून के जरिए जो है जर्मनी में बाकायदा तानाशाही जो है स्थापित की गई। इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया, इसके जरिए जो है ये जो हिटलर जो होता है वो खुद को जो है अपने आप को जो है जर्मनी का तानाशाह घोषित कर लेता है। नासी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियन पर जो है पाबंदी लगा दी गई। समझ में आया, मतलब यहां पे क्या हुआ, ये जो इनेबलिंग एक्ट था, ये जो इनेबलिंग एक्ट या फिर आप बोल सकते हो विशेष अधिकार अधिनियम, ये जो एक्ट है ये पास कर दिया, ये जो नियम है ये पास कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे जो है इसने अपने आप को, अपनी पार्टी को तानाशाही घोषित कर दिया गया। तानाशाह मतलब
अकेला बस यही राज करेगा। बाकी के जितने भी ट्रेड यूनियन थे, जितने भी पार्टियां थी, जितने भी दल थे, इन सबको जो है बैन करवा दिया। अब ये क्या हो गया, अब जो है ये खुद ही जो है पूरी जर्मनी पर राज करेगा। तभी इसे क्या बोला जाता है, इसे जो है जर्मनी का तानाशाह बोला जाता है ना। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। अब द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत होगा तो आप देखोगे इसने जो है लाखों करोड़ों लोगों को जो है मार दिया होगा, स्पेशली यहूदियों को। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके जो है बंद कर दिया करता था, और वहां पर जो है वो गैस चैम्बर्स में जो है उनकी मौत हो जाया करती थी, है ना। जहरीली गैस से जो है उनको मार दिया करता था। इसका ऐसा मानना था कि ये जो यहूदी लोग हैं, बहुत सारी विचारधारा है, मतलब बहुत सारी जो कहानियां इस पे बोली जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जीसस ने यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, इस वजह से जो है ये बदला ले रहा था। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे, इसका मानना यह था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है जर्मनी इन्हीं की वजह से हारा है, इन्होंने गद्दारी की है, ये जो यहूदी हैं ये देश के गद्दार हैं, तो इस वजह से मारा, है ना। बाद में आप देखोगे ये खुद ही जो है सुसाइड कर लेगा। ऐसा बोला जाता है कि इसने सुसाइड कर लिया था, इसने खुद ही जो है अपने आप को मार लिया था, ठीक है ना। चलिए, तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 के बीच होने वाला एक विश्वव्यापी संघर्ष था। धूरी शक्तियों और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है दो प्रमुख प्रतिद्वंदी, धूरी शक्तियां जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, और यहां पर मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ और कुछ हद तक जो है चीन भी शामिल था। यह इतिहास का जो है सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है। इसमें जो है लाखों लोग मरे थे, 50 मिलियन लोग, लगभग जो है 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो है मौत हुई थी। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो है यहां पर मौत देखने को मिलती है, और विश्व की 3% जो आबादी जो होती है वो खत्म हो जाती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका कूद पड़ा तो धूरी शक्तियों को जो है घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही जो है हिटलर की पराजय हुई, और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका ने बम गिराने के बाद, अणु बम गिराने के बाद, एटम बम गिराने के बाद जो है द्वितीय विश्व का जो अंत हुआ। अब यहां पर बहुत बड़ी कहानी है ना। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, जर्मनी बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत क्या थी, जर्मनी ने दिक्कत कर दी रूस पे हमला करके, दिमाग खराब हो गए थे। और इधर जापान ने हमला कर दिया किस पर, अमेरिका पर, पर्ल हार्बर पर। जैसे ही अमेरिका पे हमला होता है वैसे ही अमेरिका की एंट्री हो जाती है। फिर आप देखोगे अमेरिका जो है उधर हिरोशिमा नागासाकी के एटम बम गिरा देता है। और दूसरी तरफ क्या होता है भाई, दूसरी तरफ यहां पर आप देखोगे क्या होगा, दूसरी तरफ यहां पर देखोगे क्या होगा, जर्मनी जो है सरेंडर कर देता है, जर्मनी। और जैसे जर्मनी सरेंडर करता है, हिटलर जो अपने आप को गोली मार देता है, और इससे क्या होता है, इससे जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है अंत हो जाता है। नाजी जर्मनी में जो युवाओं की स्थिति, अब यहां पर क्या हुआ देखो, अब जब जर्मनी का जो है हिटलर बन गया है, तानाशाह बन गया, तो इसने बहुत सारे बदलाव किए, है ना। अब यहां पर कैसे कैसे यहां पर और युवाओं में क्या बदलाव किए इसने, उसकी हम बात कर लेते हैं। जर्मन और यहूदियों के बच्चे जो है एक साथ नहीं बैठ सकते थे भाई, इसने डिफरेंस कर दिया कि भाई यहूदी बच्चे अलग बैठेंगे, उन्हें अलग जो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो होता था वहां पर डाल दिया जाता था, है ना। जो जिप्सी थे, अलग अलग जो ये ग्रुप थे, बेसिकली एक अलग अलग जो ये नस्लें होती हैं ये थी। तो जिप्सी हो गए शारीरिक रूप से अक्षम, और यहूदियों को जो स्कूल से निकाल दिया गया, मतलब जो शारीरिक रूप से काम नहीं करते, जो लंगड़े लूड़े हैं, जो पैरालाइज हैं, जो जिप्सी बेसिकली एक कास्ट होती है, बेसिकली कास्ट मतलब बोल लो या फिर एक ग्रुप बोल लो, एक एथनिक ग्रुप होता है बेसिकली। और यहूदी, ये इनको जो है स्कूल से निकाल दिया गया, जर्मनी के स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को जो है फिर से लिखा पढ़ा गया, नस्ली भेदभाव को जो है बढ़ावा दिया गया, है ना। जो इनकी जो नस्ली जो एक थ्योरी थी ना नस्ली भेदभाव की, कि जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन जो होते हैं, ये बेसिकली चार्ल्स डार्विन जो थे उनकी थ्योरी पे बेस्ड थी। अब उन्होंने पहले थ्योरी लिख दी, उन्होंने इस बात पे थोड़ा किया कि भाई इनकी जो नस्ल है ये इस नस्ल से आते हैं। और ये पता क्या करवाया करता था, ये जो है अलग अलग साइंटिस्टों से चेक करवाया करता था, ये जो बच्चा है ये नॉर्डिक आर्यन जर्मन है या नहीं है, और नहीं होता था तो उसको जो है मार दिया जाता था। तो ऐसा सब कुछ जो है चल रहा था, यहाँ पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे बच्चों पर। 10 साल की उम्र के बच्चों को जो है यंग फोक में जो है दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था यंग फोक नाम के, है ना। 14 साल की जो उम्र के सभी लड़कों को जो है हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य होती थी, और 18 साल से ऊपर के जो युवक होते थे उन्हें जो है आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। मतलब इसने क्या किया बेसिकली, इसने होता है ना कि अगर एक पौधे को आप ठीक से पानी वानी दे रहे हो, ठीक से उसको आपने खाद वाद डाल रहे हो, पानी वानी दे रहे हो, तो ठीक से उगेगा। तो ये बच्चों की नींव जो है यहां पर रख रहा था, बच्चों के अंदर जो है वो डाल रहा था बेसिकली, बच्चों के अंदर तक इसने घोल दिया था वो जहर जो था, जो नस्ली भेदभाव का जो जहर था उसने बच्चों के अंदर भी घोल दिया था, क्योंकि ये बच्चों को शुरू से ही बचपन से ही जो है ट्रेन कर रहा था। तो बच्चों के अंदर भी जो है वो एक क्या थी बेसिकली, वो एक जो नफरत होती है यहूदियों के खिलाफ वो फैल चुकी थी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति बात कर ले तो देखो, महिलाओं की बात करें तो लड़कियों को जो है अच्छी मां और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना का उनका प्रथम कर्तव्य बताया। मां को इज्जत बहुत दी जाती थी, लेकिन तभी इज्जत दी जाती थी जब वो मां जो होगी कैसा बच्चा पैदा करेगी, शुद्ध नॉर्डिक आर्यन, शुद्ध जर्मन नॉर्डिक आर्यन बच्चा पैदा करेगी, तभी जो है उसको इज्जत दी जाएगी, वरना जो है क्या किया। और हाँ, इनकी माओ से जो है बच्चे छीन लिए जाते थे और उसको जो है जर्मन के लोगों को दे दिया जाता था, है ना। और यह भी था कि भाई कोई भी अगर लड़की है जर्मन की, या फिर कोई भी ऐसी लड़की है वो किसी दूसरे
आप बोल सकते हो दूसरे धर्म में शादी कर लेती है, या फिर दूसरे रेस की लड़की, दूसरे नस्ल की लड़की के साथ लड़के के साथ शादी कर लेती है, तो उसको जो है मार दिया जाएगा। आप किसी दूसरे नस्ल के लोगों में शादी नहीं कर सकते। यह भी प्रतिबंध लगाए थे 1933 में। जो है हिटलर ने कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक क्या है? मां है ना। यह प्रोत्साहन देता था, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, मेडल दिया करता था ये, 3 बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने पे गोल्ड सिल्वर, है ना। बच्चों को जो है जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट, और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांस्य, चांदी और सोने के मेडल भी दिए जाते थे। मतलब छूट दी जाती थी इन्हें कि तुम मूवी टिकट दो, रेल से कहीं जा रहे हो वहां छूट दी जाएगी तुम्हें, है ना। तुम्हें जो है यहां पर जो थिएटर होते हैं, पिक्चर हॉल होते हैं, वहां छूट दी जाएगी, तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो बस, है ना, अच्छे बच्चे पैदा करो इसके हिसाब से। लेकिन अवांछित बच्चों को जो है जन्म देने वाली माओ को दंडित किया जाता था। मतलब ऐसे बच्चे जो अवांछित है, जो उनके रेस के नहीं है ना, उनको जो है दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जो है गंजा कर मुंह पर काली पोत दी जाती थी। सोच के देखो, मतलब अगर तुमने कुछ भी ऐसा उल्लंघन किया, जो भी तुमने नियम कानून तोड़े, जो भी नाजी लोगों ने बनाए हैं, उसके बाद क्या किया जाएगा? तुम्हें पकड़ के नंगा कर दिया जाएगा, है ना। तुम्हारे जो है तुम्हारे बाल मोड़ दिए जाएंगे, ब्लैंड बिल्कुल गंजा कर दिया जाएगा, और पूरी सड़क पर जो है घुमाया जाएगा, है ना। उसके पति और परिवार को भी छीन लिया जाएगा, है ना। समझ में आया? जेल, बल्कि उसे जो है तमाम नागरिक सम्मान और उसके पति और परिवार से भी उसे छीन लिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हुआ करती थी। और फाइनली अंत हो जाता है इस ये जो बहुत बड़ा जो आप बोल सकते हो एक नाजीवाद था, एक बहुत बड़ी विचारधारा जो थी, इसका फाइनली अंत हो जाता है 1945 में। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है खत्म हो जाता है, और फाइनली हिटलर जो है अपने आप को गोली मार लेता है। तो इसी के साथ क्या हुआ भाई? इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है प्यारा सा, वो फिनिश हो गया है। ये थी भाई हिटलर की विचारधारा, है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद हुआ ये कि यहां पर जो भी जिन लोगों ने क्राइम किए थे उन्हें सजा दी जाती है। करीबन 10 से 11 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, बाकी को जेल में डाल दिया जाता है। और यहां पे फिर से जो है कोई कड़ी संधि जो है जर्मनी पर नहीं थोपी जाती। क्यों नहीं थोपी जाती? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है कड़ी संधि थोप दी थी, इसकी वजह से जो है यहां पर ये देखने को मिला। तो यहां पर इतनी ज्यादा कड़ी संधि जो है नहीं थोपी जाती, है ना। और बाद में ये श्योर किया जाता है कोई ऐसी विचारधारा जो है दोबारा ना पनपे। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।